हेलो एवरीवन। कल हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तथा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े थे। आज का टॉपिक क्यूरी ताप से क्या समझते हैं। क्यूरी ताप वह ताप होता है जो अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ के बीच में का जो टेम्परेचर होता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। यदि लोह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाते जाएं तो लोह चुंबकत्व का गुण कम होने लगता है और अचानक खत्म होकर अनुचुंबकीय में बदल जाता है। अतः वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है और नीचे लोह चुंबकीय बन जाता है वह क्यूरी ताप कहलाता है। लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निकोल का क्यूरी ताप 318 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यूरी ताप लोह चुंबकीय पदार्थ में ही पाया जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक, परमाणुीय मॉडल के आधार पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को समझाइए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वह सब्सटेंस जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं वह परमाणु प्रतिचुंबकीय परमाणु कहलाते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में स्पिन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में स्पिन करता है। इसलिए इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। लेकिन ऐसे पदार्थों को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट वेलोसिटी बढ़ जाती है और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाता है और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होने लगता है। यही परमाणुीय मॉडल के आधार पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था। अब परमाणुीय मॉडल के आधार पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रत्येक परमाणु में मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है, लेकिन पदार्थ के अंदर जितने परमाणु होते हैं उतनी ही उनकी डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है और पदार्थ में चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जैसे कोई डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन से आया कोई परमाणु दूसरी डायरेक्शन से आया, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है और इन पदार्थ में चुंबकत्व खत्म हो जाता है। लेकिन जब इस पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों की दिशा मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग हो जाती है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगी और सब्सटेंस मैग्नेटिक बन जाए। जैसे यह कोई सब्सटेंस है, इसमें ये परमाणु हैं, ये सब अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब हमने इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस को रखा तब इसके परमाणुओं की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गई। ये सारे परमाणु क्या हो गए? मैग्नेटाइज्ड हो गए। यही परमाणु मॉडल के आधार पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक्सप्लेन था। मैग्नेटिज्म की माप चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं। यदि पदार्थ
में चुंबकीय आघूर्ण है तो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होगी, और यदि मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है तो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सबस्टेंस में मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी और कौन से सबस्टेंस में मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, परमाणुीय मॉडल के आधार पर लोह चुंबकीय पदार्थ को समझाइए। लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को समझाइए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे डोमेन पाए जाते हैं। प्रत्येक डोमेन में अनेकों परमाणु चुंबक होते हैं। जैसे ये एक सब्सटेंस है, इसमें D1, D2, D3, D4 ऐसे कई सारे डोमेन पाए जाएंगे। अनेक परमाणु चुंबक होते हैं जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। इन सब की डायरेक्शन सेम है, सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक डोमेन में एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन अलग अलग डोमेन अलग अलग होती है, और लोह चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटहीन हो जाते हैं। इनमें आपस में जो डोमेन होंगे कैंसिल आउट होंगे। कैंसिल आउट होने पर जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वह जीरो हो जाएगी, और जो लोह चुंबकीय पदार्थ होंगे वह मैग्नेटहीन हो जाएंगे। जब लोह चुंबकीय पदार्थ को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब हमने ये लोह चुंबकीय पदार्थ को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये लिख रहा है यहाँ पर इन मैग्नेट फील्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अंदर के डोमेन घूमने लगते हैं और इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाती है। इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में डायरेक्शन हो जाती है, जिससे लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित्व होते हो जाते हैं। यह परमाणु मॉडल के आधार पर लोह चुंबकीय पदार्थ का एक्सप्लेनेशन था। आपका नेक्स्ट टॉपिक परमेबिलिटी, चुंबकशीलता से क्या समझते हैं। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड म्यू में रखते हैं तो पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन B क्रिएट हो जाता है। तब B और H के रेशियो को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू B/H, यह परमेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट, सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू तो परमेबिलिटी हो गई और आर रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, यह सापेक्ष चुंबकशीलता का फॉर्मूला है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबक परिवर्ती काई एम में रिलेशन फाइंड कीजिए। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड H में रखते हैं तो सब्सटेंस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे इसके मैग्नेटिक इंडक्शन B, H और I में रिलेशन होता है।
B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I, B इक्वल टू म्यू H फ्रॉम बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों से B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I, B इक्वल टू म्यू H। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। म्यू H इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I, हमने यहाँ पर क्या करा, नेक्स्ट लाइन में H दोनों में कॉमन ले लिया। म्यू H इक्वल टू म्यू नॉट H, यहाँ पर 1 प्लस I अपॉन H, H यहाँ पर से लिया, यहाँ से अपॉन में पहुंच गया I अपॉन H। अब यहाँ का जो म्यू नॉट है वो हमने यहाँ पर अपॉन में ले लिया। म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू H 1 प्लस I अपॉन H, बट म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर क्या था, रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, ये हमने पीछे दिखाया था। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी। एंड आई अपॉन एच इक्वल टू म्यू एम, तो म्यू आर इक्वल टू एच 1 प्लस काई एम, काई एम। यह रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी तथा चुंबक परिवर्ती काई एम में रिलेशन है। म्यू आर इक्वल टू H 1 प्लस काई एम। आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई एम की वैल्यू नेगेटिव तथा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है।